Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th August 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about civil and criminal cases, what they are and how they differ. Important from our syllabus GS पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. करेंटली ये न्यूज़ में क्यों आया ये कॉन्सेप्ट सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के बीच का अंतर? बिकॉज हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग अलग हाई कोर्ट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं दैट प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल अबाउट डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, क्योंकि दो ऐसे केसेस थे अलग अलग हाई कोर्ट में जहाँ पे मामला सिविल केस का होना चाहिए था बट उसमें भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अलाउ कर दिया था हाई कोर्ट्स ने. सो दैट इज़ द रीज़न वाई दिस टॉपिक इज़ इन न्यूज़. द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ इज़ वेरी फंडामेंटल इन इंडियन लीगल सिस्टम. दोनों का पर्पस अलग है, उसमें पार्टीज़ को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, प्रोसीजर भी अलग अलग है. सबसे पहले सिविल लॉज की बात करते हैं, सिविल केसेस की बात करते हैं. तो सिविल लॉ या सिविल केस ध्यान से समझिए, हैज़ बिन डिजाइंड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस. दो लोगों के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो उस केस को कहा जाता है सिविल केस. या दो ऑर्गेनाइजेशंस या एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिस्प्यूट है तो उसको कहा जाता है सिविल केस. और सिविल केसेस को रिजॉल्व करने के लिए जो कानून है उनको कहा जाता है सिविल लॉज. Civil cases are also known as suits, which typically involve disagreement between two parties regarding their rights and duties. सिंपल सी बात है, जैसे दो कंपनियों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, अब उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक किसी कंपनी को दूसरे कंपनी को कुछ सामान सप्लाई करना है उन्हें पर्टिकुलर डेट, अब वो सामान नहीं दे पा रहा है उन्हें पर्टिकुलर डेट. उस केस में जो दूसरी कंपनी है उसको लग सकता है कि उसके राइट्स वॉलेट हो रहे हैं, बट पहली कंपनी कह रही है कि आपका टाइम पे पेमेंट नहीं आया इसलिए हमने सामान सप्लाई नहीं किया ऑन टाइम. तो ये डिफरेंसेस कभी कभार हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या प्रोविजंस लिखे हैं उसको लेकर के डिफरेंसेस हो सकते हैं. तो इस तरीके के मामले को रिजॉल्व करने के लिए फिर जब ये लोग कोर्ट जाएंगे तो वो केस रजिस्टर होगा जिसको कहा जाएगा सिविल केस, और जो कानून इन तमाम तरीके के मुद्दों के लिए उनको कहा जाएगा सिविल लॉज. तो सिविल लॉ में गोल पनिश करना नहीं होता है किसी भी पार्टी को. सिविल लॉ में लक्ष्य होता है टू प्रोवाइड अ रेमेडी, सॉल्यूशन. रेमेडी कैन बी इन फॉर्म ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन या समटाइम्स स्पेसिफिक एक्शन ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट, जिसको कहा जाता है इंजंक्शन, कि कंपनी ए कंपनी बी को इतने टाइम के अंदर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना करके सप्लाई करेगी. इस तरीके के स्पेसिफिक ऑर्डर्स भी हो सकते हैं कोर्ट की तरफ से. तो सिविल मामलों में मॉनेटरी कंपनसेशन या सम स्पेसिफिक डायरेक्शंस फॉलो करना होता है. एग्जाम्पल ऑफ सिविल केसेस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ज़मीन का डिफरेंस हो गया कि ये ज़मीन मेरी है आपकी है. दो कंपनियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेस, या फैमिली लॉ मैटर जैसे डिवोर्स का मामला है, चाइल्ड कस्टडी का मामला है, एलिमनी कितना दिया जाना है इन केस ऑफ डिवोर्स, वो सारे मामले क्या होंगे सिविल केसेस. सिविल केसेस के अंदर जो दो पार्टियां होती हैं उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है. द पर्सन हु फाइल्स द केस इज नोन एज प्लेंटिफ and the person against whom the case is filed is known as defendant. तो कैसे इस बार प्रीलिम्स में उन्होंने टर्म पूछ लिया एमिकस क्यूरी, वैसे ही इस तरह के टर्म्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि प्लेंटिफ क्या होता है, डिफेंडेंट क्या होता है. ये मामला हो गया सिविल केसेस का. नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्रिमिनल लॉज. सी, क्रिमिनल लॉज डील्स विथ क्रिमिनल केसेस, एंड क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं? Criminal cases या offenses are those that are considered as an offense not just against an individual but entire state or society. For example, murder, cheating, theft, rape, etc. अगर कोई मर्डर करता है तो आपको सोच करके ऐसा लग सकता है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान के खिलाफ ऑफेंस किया है, जिसका मर्डर हुआ है उसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है बाय द पर्सन हु हैज़ किल्ड दैट इंडिविजुअल. पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि मर्डर के कारण पूरे समाज का जो फैब्रिक है, समाज का जो एक दूसरे के साथ मिलना जुलना है,
वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ है। अगर मर्डर फ्रिक्वेंटली होने लगे तो लोग एक दूसरे से मिलने जुलने से घबराने लगेंगे। ऐसे ही अगर रेप्स फ्रिक्वेंटली होने लगे, उसको कोई रोकने वाला ना हो, तो लोग एक दूसरे के साथ उठने बैठने से घबराने लगेंगे। सो ऐसी ऑफेंसेज किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं माना जाना चाहिए। सच ऑफेंसेस विल बी कंसिडर्ड एज ऑफेंस अगेंस्ट इंटायर सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी का मतलब सिर्फ लोग नहीं होते हैं। सोसाइटी डज नॉट मीन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स। सोसाइटी मीन्स इंडिविजुअल्स हैविंग वेरी डायनामिक सेट ऑफ इंटरैक्शन, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, तो उसको कहा जाता है सोसाइटी है। अलग अलग तरीके के इंटरैक्शन, इकोनॉमिक इंटरैक्शन, रिलीजियस इंटरैक्शन, पॉलिटिकल कल्चरल इंटरैक्शन, साथ में त्यौहार मना रहे हैं और इस साथ में खाना खा रहे हैं। और अगर इस तरीके के ऑफेंसेस को नहीं रोके गए तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। पीपल विल बी स्केयर्ड ऑफ ईच अदर एंड दैट विल बी ऑफेंस नॉट जस्ट अगेंस्ट द पर्सन हु हैज़ बिन किल्ड, बट इट विल हैव थ्रेट ऑन entire society, and that is why there are certain cases that are considered as offense against society या entire state। अब सोसाइटी अगर हैम्पर हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने की जिम्मेदारी किसकी हुई? सरकार की। इसी कारण से आप कह सकते हैं कि सच ऑफेंसेस कैन बी कंसिडर्ड एज ऑफेंस नॉट जस्ट अगेंस्ट सोसाइटी बट ऑल्सो इंटायर स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस माना जाएगा। तो इस तरह के केसेस को कहा जाता है क्रिमिनल ऑफेंस, और उन तरह के ऑफेंसेस से डील करने के लिए जो कानून है उनको कहा जाएगा क्रिमिनल लॉ। जैसे आईपीसी में कई सारे क्रिमिनल लॉज हैं, मर्डर रेप से डील करने के लिए एंड ऑल। उसके अलावा अलग से भी देर आर सेवरल क्रिमिनल लॉज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, टेररिज्म को प्रिवेंट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम आईपीसी देर आर अदर सेवरल क्रिमिनल लॉज विच हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टू पनिश। सिविल मामले में क्या था? ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड रेमेडी। इन क्रिमिनल लॉज द ऑब्जेक्टिव इज टू पनिश द ऑफेंडर, और दूसरा ऐसा पनिशमेंट दिया जाए जिससे बाकी लोग इस तरीके के क्राइम करने से घबराएं इन फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं डेटरेंस फैक्टर भी रहता है इन क्रिमिनल मैटर्स, कि पनिशमेंट ऐसे दी जाए ताकि बाकी लोग डेटर हों फ्रॉम कमिटिंग सच क्राइम। क्रिमिनल मैटर्स में द स्टेट थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर इनिशिएट्स द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अगर मर्डर हुआ है किसी इंसान का, अगर कोई केस रजिस्टर नहीं भी करता है तो भी पुलिस का काम है कि वो मैटर को इन्वेस्टिगेट करे और फिर एक एफआईआर फाइल करके और फिर एक केस बनाए। ऐसा नहीं कि अगर किसी ने केस रजिस्टर नहीं किया तो केस होगा ही नहीं, बिकॉज दिस हैज़ बिन अ क्राइम अगेंस्ट ऑफेंस अगेंस्ट द इंटायर स्टेट सोसाइटी। तो इस केस में एक तरफ होगा एक्यूज्ड और उसको डिफेंड करने वाला उसका लॉयर होगा, जिसको कहा जाएगा डिफेंडेंट लॉयर, और दूसरे तरफ होगा स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव, जो लॉयर को कहा जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इस केस में दो इंडिविजुअल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे, लॉयर्स नहीं होंगे, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट नहीं होगा। इस केस में अक्यूज्ड एंड द स्टेट, एंड स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला जो लॉयर है उसको कहा जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एंड इफ़ फाउंड गिल्टी, इफ़ अक्यूज्ड इज़ फाउंड गिल्टी, तो उसको कहा जाएगा कन्विक्ट, और उस केस में उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है इन नॉर्मल सिंपल क्रिमिनल मैटर्स। उसको इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, जेल की सज़ा भी हो सकती है, एंड इन सम सीरियस मैटर्स इवन डेथ पेनल्टी कैन बी अवॉर्डेड। तो ये अंतर होता है सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स में। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अभी एथिक्स एंड इंटीग्रिटी से जोड़ करके इस पूरे टॉपिक को देखा जाए। ऐसा सवाल मैंने आपको दिया है कि सम ऑफेंसेस बाय देयर वेरी वर्च्यू या बाय वेरी नेचर not just is an threat to individual but to the fabric of society. Discuss ethical dimension of such criminal offenses and responsibility of civil servants. अब हिंट्स तो आप देख ही सकते हैं, बट याद कीजिए क्लास में जो एथिक्स और लॉ के बीच का रिलेशन मैंने आपको बताया, अलग अलग तरीके से देखा था हमने। उसमें मैंने आपको बताया था कि देयर आर सर्टेन एक्शंस विच कैन बी कंसिडर्ड एज एथिकल एज वेल एज लीगल, जबकि देर आर सर्टेन एक्शंस विच कैन बी कंसिडर्ड एज लीगल बट अनएथिकल। इन दोनों के बीच का जो लाइन है उसको कहा जाएगा द लाइन ऑफ डिजायरेबल कंडक्ट। इसके ऊपर के एक्शन जो हैं वो डिजायरेबल भी हैं, एक्सेप्टेबल तो होंगे ही होंगे। इसके नीचे के जो कंडक्ट्स हैं वो एक्सेप्टेबल तो हैं बट डिजायरेबल नहीं है। जैसे किसी को गाली दे दी आपने, किसी को कुछ बुरा भला कह दिया,
ठीक है, तो वो डिजायरेबल तो नहीं है बट ठीक है, एक्सेप्टेबल है, दैट इज लीगल बट नॉट एथिकल। एक पर्टिकुलर लाइन के नीचे की सारी एक्टिविटीज विल बी कंसिडर्ड एज अनएक्सेप्टेबल एंड ऑफ कोर्स अनडिजायरेबल। ऐसी एक्टिविटी को कहा जाएगा इलीगल। और इस लाइन के नीचे की सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनको अगर कमिट लार्जर मास पे किया जाना शुरू कर दिया गया तो इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द सोसाइटी टू सस्टेन इन सिविलाइज्ड मैनर। यहाँ पे मेनली मैं बात कर रहा हूँ क्रिमिनल एक्शंस की, क्रिमिनल ऑफेंसेस की। यहाँ पे लॉ और एथिक्स का बीच का जो रिलेशन हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ पे एसेंशियली वी आर एक्सप्लोरिंग द रिलेशन बिटवीन एथिक्स एंड क्रिमिनल लॉज। और क्रिमिनल लॉज उन एक्टिविटीज़ को रोकते हैं जिन एक्टिविटीज़ के कारण समाज का सिविलाइज तरीके से सस्टेन हो पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे आप हमेशा सच बोलते हैं तो वो एक्शन लीगल भी है, एथिकल भी है। आप किसी को बुरा भला कह दिया, गाली दे दी, लीगल है बट अनएथिकल है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक्सेप्टेबल है बट अनडिजायरेबल है। बट मर्डर, रेप, थेफ्ट, सच एक्शंस आर unacceptable and of course undesirable, and if such actions are allowed then it will become very difficult for society to sustain in civilized manner, and that is why criminal laws are known as ethical minima. Violation of that can lead to threat to sustenance of society in civilized manner. इस आइडिया को बिल्ड करते हुए 150 वर्ड्स में एक आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। एथिक्स में इस तरह के भी प्रश्न आएंगे। डोंट थिंक कि सिर्फ थ्योरेटिकल आएंगे, थोड़े से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले भी प्रश्न आएंगे एथिक्स पेपर में। Next topic is about Anup Barnwal judgment of 2023 of Supreme Court and Election Commission of India's autonomy. Important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. देखिए, करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। कई सारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय राहुल गांधी जी ने एक्यूजिशन लगाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ऑफ इलेक्टोरल मैनिपुलेशन। स्पेशली बिहार के अंदर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है वोटर लिस्ट, वहाँ पे कई सारे इलेक्टोरल मैनिपुलेशन या एंड इरेगुलरिटीज़ इन प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के एलिगेशंस लगाए हैं अपोजिशन पार्टीज़ ने। कहा है उन्होंने कि डुप्लीकेट एंट्रीज हो रही हैं, इनवैलिड एड्रेस दिखाया जा रहा है वोटर्स का। और फिर इन एलिगेशंस को मास स्केल तक लोगों तक पहुंचाने के लिए फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक यात्रा भी शुरू की है, एक मूवमेंट भी शुरू किया जिसका नाम रखा गया है वोटर अधिकार यात्रा। इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्स आया है कि ऑल सच एलिगेशंस आर बेसलेस एंड मिसलीडिंग। इन फैक्ट इट इज़ इंसल्टिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि वोट की चोरी की जा रही है बाय अपोजिशन लीडर्स, कहीं ना कहीं इट इज़ इंसल्टिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के फेवर में काम कर रही है। ऐसे एलिगेशंस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली चुने जाते हैं बाय द रूलिंग पार्टी। तो ऐसे एलिगेशंस लगना नेचुरल है। इलेक्शन कमीशन का चुनाव, टॉप मोस्ट जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका चुनाव जो है वो इंडिपेंडेंट मैनर में होता तो ऐसे एलिगेशंस नहीं लगते। कहीं ना कहीं देयर इज़ सम एथिकल क्लाउड ऑन फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड वाई? बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनके जो टॉप 3 के लोग हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, दे आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव्स ओनली। इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर डिस्कस किया गया है अनूप बर्नवाल केस कि क्यों अनूप बर्नवाल केस में जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का उसको इम्प्लीमेंट किया जाना बहुत ज़रूरी था एज इट इज़। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आज पर आर्टिकल 324 इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड with the responsibility of conducting free and fair election in the country. इलेक्शन कमीशन के अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे एंड देयर विल बी नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एज द प्रेसिडेंट में फिक्स। तो नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स कितने होंगे वो संविधान में नहीं लिखा गया है। करेंटली अगर देखा जाए तो देयर इज़ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स इन इंडिया।
and appointment of chief election commissioner and other election commissioners is done by the president of India. But point is कि president of India acts on aid and advice of council of ministers. तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो टॉप मोस्ट लोग हैं, ये तीनों लोग, दे आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एंड हिज अदर मेंबर्स। उन्हीं के एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करते हैं और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया को। तो वी कैन इट से कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स में कौन लोग होते हैं? जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होते हैं। तो एक तरीके से माना जा सकता है कि रूलिंग पार्टी अपॉइंट कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो इस केस में कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शनिंग को डाउटफुल नज़रों से देखा जा सकता है कि अगर रूलिंग पार्टी ने उनको अपॉइंट किया है तो दे माइट बी एक्टिंग इन अ मैनर विच कुड बी फेवरेबल टू द रूलिंग पार्टी। इसी कॉन्टेक्स्ट में जरूरी हो जाता है समझना सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव टू द गवर्नमेंट इन अनूप बर्नवाल केस 2023। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को आदेश दिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस तरीके से काम करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस दिखें भी। जितना उनका इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रहना जरूरी है उतना ही दिखना भी जरूरी है। दैट इज़ द रीज़न वाई ये जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है उसमें बदलाव किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कभी भी इलेक्शन कमीशन में वैकेंसी होती है, कोई इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट खाली होता है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट खाली होता है, तो उस केस में अपॉइंटमेंट शुड बी डन बाय अ कमिटी हैविंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन और द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का मेंबर जो भी है, लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर द मेंबर या लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। ये तीन लोग, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल केस में डायरेक्शंस दिए कि ये तीन लोग मिल करके रिकमेंडेशन देंगे किसी नाम का और फिर उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी इसके पहले क्या हो रहा था कि एग्जीक्यूटिव्स यानी कि प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, उनकी अपॉइंटमेंट कमेटी बेसिकली वो मिल करके सजेस्ट करती थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और फिर उस हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता था। अब एग्जीक्यूटिव से ये काम ले करके एज पर अनूप बर्नवाल के सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस शुड बी डन बाय अ कमिटी ऑफ 3 members, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। द कमिटी विल मेक recommendations and advise the president regarding appointment in election commission। फिर सरकार ने क्या किया? सरकार ने कानून बनाया, पार्लियामेंट से कानून पास करवाया गया। इन दिसंबर 2023 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। इस कानून में अगेन जो जुडिशियरी का रोल था इन अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स उसको रिमूव कर दिया गया। इस कानून के हिसाब से नया प्रोसीजर क्या डाला गया कि जब भी देयर विल बी वैकेंसी इन इलेक्शन कमीशन देयर विल बी अ सर्च कमिटी। सर्च कमिटी में 3 मेंबर्स होंगे। लॉ मिनिस्टर विल बी चेयरपर्सन एंड देयर विल बी 2 ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी। ये 3 लोगों की सर्च कमिटी 5 कैंडिडेट्स का नाम प्रपोज करेगी अगर कोई भी पोस्ट खाली होता है तो। उस 5 कैंडिडेट में से किसी एक का नाम आगे रिकमेंड किया जाएगा बाय अ सिलेक्शन कमिटी। तो दिस इज सर्च कमिटी। इन्होंने 5 कैंडिडेट्स के नाम रिकमेंड किए और फिर इन 5 कैंडिडेट में से एक का नाम आगे रिकमेंड किया जाएगा बाय सिलेक्शन कमिटी विच इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल केस में डायरेक्शंस दिया था जो सिलेक्शन कमेटी का, उस सिलेक्शन कमेटी के 3 मेंबर्स में से तो 2 वही हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जगह पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया गया नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। और वो जो नाम आगे रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट उन्हीं को अपॉइंट करेंगे एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। किसी भी पोस्ट की खाली अगर हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद खाली हो या 2 इलेक्शन कमिश्नर्स में से किसी का पद खाली हो, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए ये प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा।
अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि देयर इज स्टिल प्रीपोंडरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि रूलिंग पार्टी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सर्च कमेटी में अगेन लॉ मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन, बाकी दोनों भी सेक्रेटरी हैं, जिनको कौन अपॉइंट करेगा? भारत सरकार। तो सर्च कमेटी जो 5 नाम भेज रही है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव लोग ही भेज रहे हैं, और सिलेक्शन कमेटी में भी 3 में से 2 तो एग्जीक्यूटिव्स हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर और दूसरे उनके नॉमिनेटेड मेंबर हैं। तो द इंटायर प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन इज स्टिल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनेज बाय एग्जीक्यूटिव्स। प्रेसिडेंट का तो बस सिग्नेचर है, नाम है, एग्जीक्यूटिव्स वो नाम रिकमेंड कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव्स आर दोज हु आर इन रूलिंग पार्टी। तो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी इज गेटिंग इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटेड, एंड दैट इज वाई एलिगेशंस तो लगेंगे कि रूलिंग पार्टी ही जब इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर रही है तो इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो इलेक्शन के दौरान रूलिंग पार्टी को फेवर करेंगे, एंड द गोल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन विल नॉट बी अटेन्ड। दैट इज अ प्रॉब्लम। सो जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में हम लोग रिफॉर्म्स लेकर के आए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, एंड वी नीड, in order to protect democracy, it is independent, it is important to have election commissioners appointed in autonomous and independent manner. सुप्रीम कोर्ट का जो अर्लियर इंसिस्टेंस था इन अनूप बर्नवाल केस, वो एक बैलेंस्ड अप्रोच था दैट वाज प्रोवाइडिंग चेक्स एंड बैलेंसेस, और ज़रूरी है कि अब वापस से सरकार एक इंट्रोस्पेक्शन करे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में थोड़ा बदलाव लाए। मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस तरीके से काम नहीं कर रही, फ्री एंड फेयर तरीके से काम नहीं कर रही, बट एथिक्स की क्लास में हमने बार बार देखा है कि व्हेन यू आर होल्डिंग एन इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, you need to work in ethical manner and you also need to appear that you are working in ethical manner. तभी जाकर के पब्लिक ट्रस्ट बना रहता है, और ट्रस्ट रहेगा तब लोग पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नेंस में, और तब जाकर के फिर गुड गवर्नेंस इंश्योर हो पाएगा। तो भारत में जो जुडिशरी का, भारत में जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा कंपेयर किया जाए अगर साउथ अफ्रीका से, बिकॉज साउथ अफ्रीका का जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मॉडल मेथड, मॉडल इंस्टीट्यूशन फॉर रजिस्टरिंग एग्जीक्यूटिव प्रेशर। तो साउथ अफ्रीका में कैसा रहता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किया जाना है तो उसमें एग्जीक्यूटिव्स का कोई रोल होता ही नहीं है। देयर इज अ सिलेक्शन पैनल दैट इज चेयर्ड बाय द चीफ जस्टिस, और उसमें फिर बाकी 9 मेंबर्स होते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर हैं, जेंडर इक्वालिटी वाले कमीशन के मेंबर हैं, पब्लिक प्रोटेक्टर, प्रोसिक्यूटर मेंबर्स हैं, बट एग्जीक्यूटिव्स यानी कि रूलिंग पार्टी का कोई रोल होता नहीं है। सो इंडिया कैन टेक सम क्यू फ्रॉम साउथ अफ्रीकाज मैनेजमेंट या इलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन देयर, विच इज़ कंसिडर्ड एज अ मॉडल इंस्टीट्यूशन फॉर वर्ल्ड कंट्रीज। वहाँ पे एग्जीक्यूटिव का यानी कि रूलिंग पार्टी का कोई रोल होता ही नहीं है इन अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। भारत के अंदर द रूलिंग पार्टी इज हैविंग प्रीपोंडरेंस इन अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, मैंने यहाँ पे सिर्फ हिंट्स लिख करके दिया है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। Next topic is about Alaska summit that failed and what could be possible impact on India. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो हुआ क्या कि हाल फिलहाल में अलास्का के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग हुई बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। द एजेंडा वाज टू नेगोशिएट सीज फायर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन and bring Russian-Ukraine war at a standstill, and दूसरा reduce tension between US and Russia. But outcome of the deal या outcome of the summit आप कह सकते हैं was zero, because there could be no deal finalized, no ceasefire was reached, no deal between US and Russia was finalized. माना जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन was very adamant in the meeting and he was not at all willing to concede anything. तो इस कारण से ये पूरी की पूरी जो नेगोशिएशन है वो फेल हो गई। अब जो भी कारण हो, बट पॉइंट इज कि दैट अलास्का समिट हैज़
लेड टू नो डील एट ऑल, नो आउटकम। अब इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ेगा? देखिए, अलास्का समिट में कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल करके आए, ऐसा उम्मीद कर रहा था भारत, क्योंकि अलास्का समिट में अगर कोई पॉजिटिव आउटकम होता, यानी कि यूएस और रसिया के बीच में कोई डील होती, तो भारत के लिए काफ़ी फ़ायदा हो सकता था। रीज़न बीइंग, हाल फिलहाल में यू नो दैट यूएस हैज़ टेकन अ वेरी हॉस्टाइल स्टैंड अगेंस्ट इंडिया। 25% टैरिफ तो लगाया ही है ऑन इंडियन इंपोर्ट्स, प्लस एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा दिया है फॉर इंडियाज़ इंपोर्ट ऑफ रसियन ऑयल। अगर ये डील होती कुछ अलास्का समिट में, तो इसका मतलब ये है कि नाउ हॉस्टिलिटी बिटवीन रसिया एंड यूएस वुड कम डाउन। तो नेचुरल सी बात है कि भारत के ऊपर जो टैरिफ लग रहा है एक्स्ट्रा 25% बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेड विथ रसिया, वो ख़त्म हो जाता। तो जो इकोनॉमिक प्रेशर भारत के ऊपर बिल्ड हो रहा है ऑफ एडिशनल 25% टैरिफ, दैट कुड हैव बीन डन अवे हैड अलास्का समिट बीन सक्सेसफुल। भारत के लिए ज़रूरी है कि भारत वो रसिया से ऑयल इंपोर्ट करता रहे, कंसीडरिंग इंडियाज़ हाई इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, बिकॉज इंडियाज 80 to 85% क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट इज मेड थ्रू इंपोर्ट। और जितना हमारा ज़रूरत है इंपोर्ट का, उसका लगभग 35 से 40% हम लोग अभी रसिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। एंड वी आर इंपोर्टिंग रसियल ऑयल ऑन डिस्काउंटेड प्राइस, विच इज़ हेल्पिंग इंडिया टू कर्ब इट्स इन्फ्लेशन। आपको पता है रिटेल इन्फ्लेशन भारत में अभी बहुत कम चल रहा है, इनफैक्ट 2% से भी कम चल रहा है। कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कारण है कि भारत ने एनर्जी प्रोडक्ट्स यानी कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया, और उसके पीछे एक बड़ा रोल है एक्सेसिव या स्पाइक इन इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रसिया। तो कहीं आपसे प्रश्न पूछ ले ऐसा कुछ कि फॉरेन पॉलिसी का इम्पैक्ट डोमेस्टिक इकोनॉमी पे क्या पड़ता है, थोड़ा वो बताएं। तो ये एक क्लासिकल एग्जांपल हो सकता है कि बढ़िया फॉरेन पॉलिसी जहाँ पे इंडिया डिस्पाइट pressure from America and its allies continues to buy crude oil from Russia has helped in easing inflationary pressure in domestic market of India, mainly because of crude oil। क्योंकि क्रूड ऑयल का इंडियन इकोनॉमी पे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, कास्केडिंग इफेक्ट होता है। अगर कच्चा तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ तो हर चीज़ ही महंगी हो जाएगी। सो एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दिस फेलियर हैज़ बीन चैलेंजिंग फॉर इंडिया। सेम इकोनॉमिक प्रेशर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अलास्का समिट का फेलियर इज नाउ अ थ्रेट फॉर इंडिया। डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भी हैं। भारत यूएस और रसिया के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, जबकि यूएस और इसके जो एलाइज हैं वेस्टर्न यूरोपियन एलाइज, वो लगातार भारत पे दबाव बना रहे हैं कि वो रसिया से अपने रिलेशंस को स्नैप करे, ख़त्म करे। बट यू नो कि इंडिया बिलीव्स इन विश्व बंधु अप्रोच, इंडिया बिलीव्स इन मल्टीलैटरलिज्म। इंडिया वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएस के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। एट द सेम टाइम इंडिया हैज़ स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ रसिया, और भारत दोनों को मैनेज करना चाहता है। एंड दैट इज़ वाई दिस बैलेंसिंग एक्ट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट आफ्टर फेलियर ऑफ अलास्का समिट। भाई, दो दुश्मनों से, दोनों से आपको दोस्ती बनानी है तो कठिन है ना, क्योंकि दोनों आपस में जानी दुश्मन है। अब दोनों के साथ एक साथ दोस्ती बनाए रखना थोड़ा कठिन है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे सीधा सीधा तो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट इनडायरेक्टली रिलेटेड है। अलास्का चूँकि न्यूज़ में आया है तो अलास्का से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अलास्का ओरिजिनली जो स्टेट है अमेरिका का, इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ अमेरिका, इट वॉज पार्ट ऑफ रसिया। रसिया ने इसको बेच दिया था अमेरिका को 1867 में, क्योंकि रसिया जो है वो ब्रिटिशर्स से लड़ाई कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स से वॉर के दौरान दे नीडेड सम फंड एज वेल, प्लस दे वांटेड टू अवॉइड एनी हॉस्टिलिटी विथ अमेरिका। इस कारण से 1867 में उन्होंने ये अलास्का को बेच दिया था टू अमेरिका। तो रशियंस हैड अलास्का अर्लियर इन 1867, दे हैड सोल्ड इट टू अमेरिका, एंड देन अमेरिका मेड इट इट्स ओन स्टेट लेटर ऑन। Next topic is about Assam's defense corridor, important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। डिफेंस कॉरिडोर होता क्या है? एक स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाता है विच मेनली फोकसेज ऑन डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्शन, ताकि भारत का डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट कम हो और भारत सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बन पाए एज फार एज डिफेंस इक्विपमेंट्स आर कंसर्न्ड।
तो डिफेंस कॉरिडोर्स भारत में डेवलप किए जा रहे हैं अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स एज वेल एज आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। डिफेंस कॉरिडोर के अंदर क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलप किए जाते हैं इन ए पर्टिकुलर रीजन, R&D सेंटर, इंडस्ट्रीज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, टेस्टिंग फैसिलिटीज, ये सब डेवलप किए जाते हैं। भारत में 2 फंक्शनल डिफेंस कॉरिडोर अभी तक बन चुके हैं, एक बना है तमिलनाडु में, दूसरा बना है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे अलग अलग टाउन्स में अलग अलग फैसिलिटीज़ डेवलप किए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस, और इनके बीच में कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन किया गया है थ्रू रेल एंड रोडवेज। 2018 से ही ये 2 डिफेंस कॉरिडोर जो है वो बनाए जा चुके हैं, दे आर फंक्शनल नाउ, जिससे भारत का डिफेंस प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा है और डिफेंस की इंपोर्ट हमारी कम हुई है। तो आत्मनिर्भरता बढ़ रही है एंड डिफेंस इंपोर्ट हमारा रिड्यूस हो रहा है। इनफैक्ट हमारा एक्सपोर्ट इन डिफेंस आइटम इज ऑल्सो गोइंग अप। करंट न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑलमोस्ट इन द फाइनल स्टेज ऑफ अनाउंसिंग 2 मोर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, वन इन महाराष्ट्र एंड सेकेंड वन इन असम। एकदम ऑफिशियली अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन मोर और लेस इट इज़ क्लियर। असम सरकार पिछले 2 सालों से कोशिश कर रही थी कि एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर असम में भी बने, और अब वो ऑलमोस्ट फाइनल होने वाला है। असम के अंदर डिफेंस कॉरिडोर बनेगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो होगा स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। इसी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का सेंटर है असम, एंड ऑफ कोर्स इट इज जोग्राफिकली वल्नरेबल बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विथ मेनलैंड इंडिया थ्रू अ नैरो कॉरिडोर, जिसको हम लोग कभी कभार चिकन नेक भी बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग लेवल पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है। इससे क्या होगा कि इंडिया की स्ट्रेंथ इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू मनूवर इन डिफेंस मैनर विल बी हाई। तो जो क्राइसिस 1962 के टाइम में हुई, इस तरह के क्राइसिस को हम लोग अवॉइड कर पाएंगे। व्हेन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगी तो डिफेंस प्रोडक्ट्स का मोबिलाइजेशन भी तो आसान हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो इससे क्या है कि नॉर्थ ईस्ट को और कंसोलिडेट बनाए रखना, और जो वल्नरेबिलिटी एसोसिएटेड विथ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वो रिड्यूस हो जाएगा और कंसोलिडेशन बढ़ जाएगा। सो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की ज्योग्राफिकल वल्नरेबिलिटी एंड स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए आसाम के अंदर डिफेंस कॉरिडोर बनना इज गुड, बिकॉज इट विल हेल्प इन इंडियाज डिफेंस मिनिस्ट्री एंड डिफेंस फोर्सेस मैन्यूवरिंग ईजियर इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनसे डील करना भी आसान हो जाएगा। हमारे जो हॉस्टाइल देश हैं हमारे लिए चाइना, उनसे भी डील करना थोड़ा आसान हो जाएगा। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी होगा। ऑफ कोर्स इट विल हेल्प इन कैप्चरिंग मोर एंड मोर एक्सपोर्ट मार्केट, भारत एक्सपोर्ट कर पाएगा। असम के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। इनफैक्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कई सारे जॉब या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। दिस आसाम्स डिफेंस कॉरिडोर विल इंटीग्रेट विथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अभी भी मेन फोकस तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पे है। और अगर हम असम के अंदर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाते हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो एक्सपोर्टिंग टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थ्रू रोड एंड रेलवे नेटवर्क वुड बी ईजियर, बिकॉज आसाम या एंटायर नॉर्थ ईस्ट इज कंसिडर्ड एज इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशियन मार्केट। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में हम लोग अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये सब कुछ फ़ायदे हैं अगर असम के अंदर डिफेंस कॉरिडोर आता है तो। बट असम के अंदर डिफेंस कॉरिडोर को इम्प्लीमेंट करने में कई सारे चैलेंजेस भी आएंगे। असम के अंदर लैंड एक्विजिशन इज ए मेजर कंसर्न। लैंड जब अक्वायर हम करने जाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के रेजिस्टेंस फेस करने को मिलते हैं। इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, चूँकि असम के अंदर अभी भी फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने का मतलब है फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा कई सारे जगहों पे, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन नहीं होता है यहाँ पे। बहुत सारे अलग अलग सैटेलाइट टाउन्स बनाए जाते हैं, आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो उसके लिए फॉरेस्ट अफॉरेस्टेशन करना होगा, डिफॉरेस्टेशन करना होगा, एंड उसके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस पाना थोड़ा कठिन होगा। असम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा बाकी स्टेट्स में, जैसे तमिलनाडु एंड ऑल या महाराष्ट्र में। तो ट्रांसपोर्टेशन, पावर या कम्युनिकेशन के भी चैलेंजेस होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स भी थोड़ा देखने को मिलेंगे वंस वी स्टार्ट बिल्डिंग असम डिफेंस कॉरिडोर। बट ऑफ कोर्स इसको बिल्ड करना जरूरी है बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव मैनी पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस एज वेल। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर एपीएससी ने इस साल के प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जीएसटी से रिलेटेड दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है।
It's a government body that is responsible for setting prices and all. No, that is not true. GST काउंसिल recommend करती है, सीधा सीधा प्राइस नहीं तय करती या सीधा सीधा वो टैक्सेस नहीं तय करती, वो रेकमेंड करती है, फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा तीसरा गलत है। यूएनईपी से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है बिकॉज यूएनईपी का हेडक्वार्टर है इन नैरोबी, केनिया। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।